जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट नंबर मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें और आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं यदि देख चुके हैं तो। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक करंट अफेयर का जो स्पीडी करंट अफेयर है उसका भी मैं ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के अभी तक का जो भी करंट अफेयर है वो मैं बुक ला रहा हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं उसे तो जाकर उसे भी देखें। उसका भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घटना चक्र बुक का हिस्ट्री, भारतीय संविधान पूरी बुक समाप्त कर दिया हूं दोस्तों। वो भी चैप्टर वाइज पीसीएससी एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है उसका भी प्लेलिस्ट अपलोड है। उसे भी जाके आप देख सकते हैं वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 7। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है? इसका पहला प्रश्न कहता है खासाबा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? खासाबा दादा साहब जादव है जो कुश्ती में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। खासाबा दादा साहब क्या बोलते हैं? केडी जादव है कुश्ती में पहला पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत का पहले खिलाड़ी बने हैं कुश्ती में कोई भी पदक जीतने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताते हैं। भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो वो है नॉर्मन प्रिचर्ड है जो धावक के रूप में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के यदि कहें तो वो केडी जाधव होंगे। और भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन व्यक्ति है? तो कौन सा टीम ने जीता है? तो हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। और कप्तान थे उस समय जयपाल सिंह उस समय कप्तान थे। आगे की ओर देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। और ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले, ये सभी व्यक्तिगत नहीं जीते थे परंतु व्यक्तिगत जीतने वाले कौन थे? तो वो अभिनव बिंद्रा थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। केडी जादव ने कुश्ती के खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर हरिकुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो आर हरिकुमार के भारतीय नौसेना अध्यक्ष चुना गया है। वो 25वें नौसेना अध्यक्ष बने हैं आर हरिकुमार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि आपसे भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के कौन है पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? तो भारतीय वायुसेना अध्यक्ष विवेक राय है। विवेक राय चौधरी भारतीय वायुसेना अध्यक्ष है। भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के रूप में विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है आपसे पूछा जाए तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। यदि आपसे भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयोग पूछे तो वो कौन है? राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयोग है। और 25वें निर्वाचन आयोग के रूप में वो भी है। भारत के 25वें निर्वाचन आयोग के रूप में चुने गए हैं कौन? राजीव कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कहा गया दोस्तों 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विश्व 23 खिताब के पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ची यून जेन चीनी ताइपे के ची यू जिन ने जीता है। सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब पुरुष एकल का विजेता बना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत के 5 राज्यों का सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है दोस्तों। कितने राज्य है? 5 राज्य है। यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये 5 राज्य भारतीय राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर हमसे राज्य केवल पूछा है, तो इसलिए ये 5 राज्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 5 राज्य फिर से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 5 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 5 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो मिजोरम से किस राज्य की सीमा नहीं जुड़ी है, यदि इसको हम देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है तो मेघालय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। मेघालय की सीमाएं मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। मिजोरम राज्य की सीमाएं पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, और उत्तर में मणिपुर और असम, त्रिपुरा राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में मिजोरम राज्य में 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य के राजकीय पशु यदि आपसे पूछते हैं तो पहाड़ी हिलाक गिब्बन है, और सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं से लगा राज्य यदि आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ राज्य, तकरीबन 8 राज्यों से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। चकमा, दिमासा, कचारी एवं सोनवाल जनजाति असम राज्य के निवासी कहे जाते हैं दोस्तों। अब किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में कौन सा है? किबुल राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया 6 नंबर प्रश्न में, गांधी जी को पंचायत की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में लखनऊ में सूचना दी गई थी और उसकी दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की कहानी सुनाकर चंपारण के अनेक किसान, जिसने राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किए थे, और जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और यूरोपियों द्वारा तय दामों का उसे बेचना पड़ता था। इसी के विरोध में गांधी जी को लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने ये सूचना दिए थे। तो उसी के आधार पर चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। और गांधी जी के चंपारण आंदोलन में गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि के साथ चंपारण पहुंचे थे और किसान की स्थिति की जांच करने लगे थे, ठीक है। इन सभी ने गांधी जी को सहयोगी दिया था, यानी सहयोग किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर। भारत के इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑपरेशन अजय, यदि आपसे पूछे तो इजराइल में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चला गया था, ठीक है। और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। उसी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। किसने किया था हमला? हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। तो उसी में जो फंस गए थे इजराइल में फंसे हुए थे भारतीय नागरिक लोग, उसी से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यदि आपसे पूछे ऑपरेशन स्वार्ट्स किसके लिए चलाया गया था, तो इसके तहत इजराइल ने हमास के ऊपर जवाबी हमला किया था। और ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स के तहत उसकी जवाब जो हमास ने जो ऑपरेशन चलाया था, उसके जवाब में इजराइल ने यह ऑपरेशन चलाया था आयरन स्वार्ट्स के रूप में। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। भारत ने ऑपरेशन करुणा किस लिए चलाया था? तो जो म्यांमार में चक्रवात आया था, चक्रवाती तूफान मोचा, उससे निपटने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था भारत ने। और सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण यहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था? तो सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे, जो गृह युद्ध हुआ था सूडान में, उनमें से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया दोस्तों, इसमें है भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला AI स्कूल ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एआई स्कूल लॉन्च किया गया। 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा यह एआई स्कूल, 8 से 12 के लिए छात्रों के लिए उपलब्ध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार है जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यदि आपसे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, तो विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ऑस्कर पुरस्कार है। विश्व में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, यदि विश्व में सबसे बड़ा ऑस्कर पुरस्कार रही है सिनेमा के लिए, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1929 में हुई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है, और सबसे बड़ा सिनेमा पुरस्कार बोलेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार है। स्वर्ण कमल किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे तो चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रथम गांधी जी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? पहली बार किसे प्रदान किया गया था गांधी शांति पुरस्कार? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जूलियस नायरे को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। गांधी जी के इस पुरस्कार की शुरुआत, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत गांधी जी के वर्ष 1995 में 125वीं जयंती पर, गांधी जी की 125वीं जयंती पर यह के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। तो गांधी शांति पुरस्कार की स्टार्ट कब की गई? 1995 से किया गया। किसे प्राप्त किया गया प्रथम गांधी शांति पुरस्कार? डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और देखिए इसमें नेल्सन मंडेला को गांधी शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो 2000 में यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला को दिया गया। और 2023 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 के लिए दिया गया। गीता प्रेस को दिया गया किसके लिए? 2023 के लिए। 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया और गोरखपुर को 2021 के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। इसमें क्या प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो आर नारायण मूर्ति है। आर नारायण मूर्ति ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि ऑप्शन नंबर ए को देखें, अजीम प्रेम जी क्या है? तो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापारी हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो के लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय व्यापारी हैं। और राजीव सिकरी को देखें तो राजीव सिकरी है जो चैलेंज एंड स्ट्रेटजी राजीव सिकरी है जो किसके लिए है? तो राजीव सिकरी आपको चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रिथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के क्या है? लेखक है राजीव सिकरी। ठीक है, यदि और इसे देख ले प्रेम महाजन, यदि हम इसे देखें और तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? आर के नारायण मूर्ति है। आर के नारायण मूर्ति ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें दिया गया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में क्या क्या शब्द शामिल है? ये प्रश्न सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सभी का सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 नंबर में। किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है 2023 में? 4 ऑप्शन इसमें से। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, भारत ने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत ने फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर अपने नाम किया था। ठीक है, किसे हराया था? ईरान को। कबड्डी चैंपियनशिप का भारत का कप्तान कौन था? पवन सहरावत थे।
कप्तान पवन सहरावत थे। और दक्षिण कोरिया के बुसान में यह आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप? दक्षिण कोरिया के बुसान नामक शहर में। और पिछले 9 संस्करण में यह भारत का 8वां खिताब है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 50 नंबर में चले, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ओजोन दिवस 2023 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इसका थीम था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरित किया गया था? उपनिषद का फारसी में रूपांतरित किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के समय में उपनिषद में को फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। और इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अकबर के काल को कहते हैं। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद संस्कृत के कुछ विद्वानों की सहायता से शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह ने किया था किसे? शाहजहां की सहायता दारा शिकोह ने शाहजहां के शासनकाल में किया था 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों। और लेनपुर के दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। तो लेनपुर में दारा शिकोह क्या कहा गया है? लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह के मूल रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं बाबर खानवा का युद्ध। तो बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है। बाबर ने खानवा का युद्ध कब लड़ा था? तो बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था। उसके बाद अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। तो अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। चौसा का युद्ध देखे तो कब लड़ा था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। जहांगीर के वल्ह का युद्ध, ये गलत मिलान है। हमसे पूछा था कौन गलत मैचिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वल्ह का युद्ध 1646 ईस्वी में। वल्ह का युद्ध कब? 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ना कि जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के वार्षिक अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1907 में रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ था दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी, यदि आपसे पूछे कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन किए थे पहली बार। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। उसके बाद वर्ष 1893 में भी दादा भाई नौरोजी की हैं कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, और वर्ष 1893 हो गया। और उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता वर्ष 1906 में भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे कलकत्ता में। 1906 में भी किए थे। 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 86 में, 1893 में, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने 86 और 1906 में कोलकाता में, और 1893 में जो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे वो लाहौर में किए थे। ठीक है। यदि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछ दिया आपसे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे दोस्तों। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। रास बिहारी बोस 1907 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है? अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 13वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था आपसे पूछे तो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था कलिंग युद्ध।
और अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता अर्जित की थी दोस्तों। अशोक के अभिलेख सर्वाधिक प्राकृतिक है कौन? ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। और 1750 में पादरेटी पैंथला ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख का पता लगाया था। अशोक के शिलालेख का पता किसने लगाया था? तो पादरेटी पैंथर ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, जो कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है, जो ओडिशा के उपज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में अब 6 नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। इस प्रकार अब शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। ठीक है। और यदि हम देखें कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य को कहते हैं। यदि भरतनाट्यम को देखें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, असम का है मोहिनीअट्टम एवं कथकली, केरल का एवं कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें कहा गया है कि स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोस्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर कौन सा कहा जा रहा है? स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पतन युग्म कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो उत्तरी द्वार पर कौन सा है? तो पोर्ट सईद तथा दक्षिणी द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है। पोर्ट स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1869 ईस्वी में 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। एक समय जब पूर्वी एशिया देश ब्रिटेन के कब्जे में थे तब तक उसको लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता था। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्थापना स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये प्रश्न है दोस्तों। यदि इसे हम लोग देखें तो कश्मीर घाटी है जो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जहां जफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोडला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और बुल्लर झील तथा खारे जल की झील लद्दाख, पैंगोंग और सोमो रीरी झील स्थित है। कश्मीर हिमालय में ही पड़ता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न में इसमें कहा गया है 39 में शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो पीटर ए पायर ने शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया था। पीटर ए पायर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आपसे पूछे भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रारंभ कब किया गया था? राजीव गांधी सरकार के समय में शून्य आधारित बजट का प्रारंभ किया गया था। प्रथम बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 1983 में। तो राजीव गांधी सरकार के समय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। पीटर ए पायर ने। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। आरबीआई करता है भारतीय विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई यह मुद्रा का निर्माण करता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है। बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। शाख नियंत्रण हेतु यह मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है और रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा के विनिमय दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परीक्षक पर कार्य करता है। तो विदेशी मुद्रा
कोषों का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की कैवी अनुसूची में दी गई? 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में दी गई है। पशु के प्रति जो क्रूरता होगा उसके संवर्ती सूची में राज्य भी और केंद्र भी उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संबंध दिया गया है दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन का संबंध किसमें दिया गया है? 48 में दिया गया है। राष्ट्र नीति तत्व में भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन और वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के काम में, ठीक है दोस्तों, 48 के काम में। उसके बाद 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 51 में यदि हम देखें, अनुच्छेद 51 जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 के काम में पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने की से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संवर्ती सूची से संबंधित है पशुओं की क्रूरता एवं रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। प्रश्न नंबर 42 में देखें हम, तो इसमें दिया गया है पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो भारत में कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें दिया गया भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च तक काटी जाती है। तो 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 1 सही है। कथन 2 में है भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चावल, सोयाबीन है, तो ये गलत है दोस्तों। और तीसरा नंबर में कहा रहा है औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा धान की 3 फसलें हैं, तो ये सही है। इस प्रकार 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न में 1917 में महात्मा गांधी के दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया था? 1917 की बात कर रही है, तो किसका दौरा किया था? चंपारण का दौरा किया था महात्मा गांधी ने। चंपारण का दौरा किए थे महात्मा गांधी ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया गया था दोस्तों। और गांधी जी ने अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किए थे। यदि हम इसमें देखें और इसमें आपको गांधी जी का चौरी चौरा कांड का यदि देखें तो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था चौरी चौरा कांड। दांडी यात्रा देखें तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था दोस्तों। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हुई घटना है, कौन सी घटना? देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और यदि देखें असहयोग आंदोलन को देखें तो 1920 से 22 में हुआ था असहयोग आंदोलन। यदि हम इसमें देखें भारत छोड़ो आंदोलन देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। इस प्रकार यदि हम मैचिंग करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1 4 3 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो भारत में खरीफ की बुआई, खरीफ है यानी धान चावल का बुआई किस समय होती है? तो भारत में खरीफ की बुआई होती है भारत में खरीफ की बुआई जुलाई और जून में होती है। जून जुलाई में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जून जुलाई में भारत में खरीफ की बुआई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 45 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 61 में देखें। प्रश्न नंबर 61 यदि देखते हैं, इसमें कहा गया भारत में मृदा का विस्तार, मिट्टी का विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम, तो मिट्टी का विस्तार का अवरोही क्रम क्या होगा? सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो ये देखें हम, भारत में मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा मिट्टी का विस्तार है भारत में जलोढ़ मिट्टी,
उसके बाद है भारत में लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बाद उपजाऊ के रूप में नहीं है, इसमें मृदा का विस्तार कहा जा रहा है। उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के कुछ भागों में तथा छोटानागपुर प्रसार में विस्तृत है। काली मिट्टी मृगमय, गहरी और अपारगमय होती है। इसमें सबसे लंबी अवधि तक नमी बनी हुई रहती है। और लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा युक्त क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 62 में किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो फजल अली आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तब वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये देखिए, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण होने के क्षेत्र में फजल अली आयोग को लाया गया था और 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। इस संदर्भ में भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था गठन फजल अली आयोग का। इसमें अध्यक्ष कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे और 3 सदस्यीय आयोग में के.एम. पन्नीकर एवं के.एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो 1953 दिया हुआ है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करके थे तो वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में। 68 नंबर प्रश्न में कहा गया है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है? 4 ऑप्शन है, इसमें से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निर्दिष्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है, यह प्रश्न पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? ए में है प्रस्तावना में, राज्य के नीति निषेध तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। राज्य के नीति निषेध तत्व में कल्याणकारी राज्य के विचार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राज्य के नीति निषेध तत्व देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में आता है दोस्तों। 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन है भाग 4 में। और राज्य के नीति तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निषेध तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि भारत के मूल अधिकार के बारे में देखें तो भारत का मूल अधिकार भाग 3 में पड़ता है दोस्तों। अब 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, और अब मूल अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो भारत के अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन दिया गया है और इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 65 में भारत पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली थे जो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चौधरी रहमत अली पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग सन 1933 में हुआ था जिसका अर्थ है पवित्र देश। 1933 में पहली बार प्रयोग किए थे कौन? चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने पंजाब को पी और अफगानिस्तान के ए, कश्मीर के के और सिंध के एस और बलूचिस्तान के तान जैसे स्थान से के पहले अक्षर का उपयोग करके पाकिस्तान नाम दिया था। ये कितना 4-5 जगह से पाकिस्तान के पी उठाए, अफगानिस्तान का ए उठाए, कश्मीर का के उठाए, सिंध का एस और बलूचिस्तान का तान जैसे स्थानों के पहले अक्षर को जोड़कर पाकिस्तान नाम दिए थे चौधरी रहमत अली। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा के आधुनिकीकरण की ओर जाने का श्रेय सर सैयद अहमद को जाता है। आधुनिकीकरण का श्रेय और स्वर्ण हिंदुओं को फारसी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। इसमें कहा गया भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या? तीरंदाज है। ठीक है,
तीरंदाज है भूटान का राष्ट्रीय खेल। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थलबद्ध देश है दोस्तों। 2008 में से भूटान में लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना है और भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया था 20 मार्च को? वो किसके कहने पर? भूटान के कहने पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसकी आधिकारिक भाषा जोंगखा है। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? यूक्रेन का कीव सम्मिलित है, फिनलैंड का हेलसिंकी, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी ये भी सम्मिलित है। इथोपिया का लुसाका ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इथोपिया का लुसाका नहीं है। इथोपिया का राजधानी अदीस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। और बोलिविया की राजधानी लापाज है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। इस प्रकार हमसे पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है प्रमुख लिपि एवं प्रचलित नाम। प्रमुख लिपि है और प्रचलित नाम जब देखें सिंधु लिपि। सिंधु लिपि है जो सिंधु लिपि को यदि हम देखें तो ये किससे संबंधित है? सिंधु लिपि हड़प्पा कालीन से संबंधित है, ठीक है। और मलयालम लिपि है जो आपको केराली से संबंधित है। मलयालम लिपि केराली से। और तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि आंध्र लिपि से है। और मैथिली लिपि तिरहुत लिपि है। तो मैच करें 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 में इसमें दिया गया है आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत कार्ड है या किस राज्य में स्थित है? आयमा नाम है भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत कार्ड है या किस राज्य में स्थित है आयमा? तो भारत के केरल में स्थित है आयमा नाम प्रथम पंचायत कार्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न के चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बी.आर. मेहता को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है शिल्पी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 की ओर। प्रश्न नंबर 71 में दिया गया है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें जीवन के भौतिक सूचकांक गुणवत्ता सूचकांक पे कौन कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो जीवन प्रत्यास्था, शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता, इसका अधिकतम मूल्य 100 अंक एवं न्यूनतम मूल्य 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि कार्यक्रम और संचालन प्रणाली में सुधार करना, ये उपरोक्त में से सभी का सही आंसर है। सभी का सभी सही आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देखें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 73 में। 73 नंबर प्रश्न चलते हैं 73 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय योजनाओं को समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 के। 74 नंबर प्रश्न में दोस्तों इसमें दिया गया है 74 नंबर प्रश्न में 74 में दिया गया है 74 में दिया गया है किस सरकार में विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? कौन से सरकार में होते हैं? तो ये ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त तीनों सम्मिलित होते हैं किसमें? ग्राम पंचायत के सरकार में। ग्राम स्वराज और ग्राम सरकार भी कहते हैं, ग्राम पंचायत भी कहते हैं ग्राम सरकार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक हुआ। भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया।
कितना त्रिस्तरीय किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एवं प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो 4 ऑप्शन है इसमें से, किसमें शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, इटावा एवं गोरखपुर में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था, उस समय लागू होने से पूर्व 1948 में इटावा और गोरखपुर में यह प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, प्रयोग के रूप में। या इसका शुरुआत कहां से किया गया था प्रयोग के रूप में 1948 में? तो इटावा और गोरखपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, और इसे पूरे भारत में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। प्रश्न नंबर 91 में दिया गया दोस्तों, 91 में दिया गया निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? भारत के साथ किस देश की थल सीमा नहीं जुड़ी है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें से भूटान है, थल सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, तो श्रीलंका है जो भारत के साथ थल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, जल सीमा से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। विश्व मानचित्र पर श्रीलंका नारियल की भांति दिखाई देता है। श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा से साझा करती है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है दोस्तों। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ जुड़ती है, सीमा रेखा बनाती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भारत का 5 राज्य जुड़ा हुआ है, और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 92 में, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो भारत में किस पड़ोसी देश से मानस नदी प्रवेश करती है? तो भूटान से सीधे भारत में प्रवेश करती है मानस नदी। मानस नदी भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलने वाली यह पूर्वोत्तर नदी है जो बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। लघु हिमालय में इसे प्रवेश के पश्चात अनेक नदियां मिलती है। इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र नदी में जा मिलती है। घग्गर नदी नेपाल से और माप चांचुंगे तुंग हिमानी से निकलती है घग्गर नदी। तो कहां से निकलती है? नेपाल से। मानस नदी नेपाल से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, भारतीय रुपयों का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया है? तो भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक किस वर्ष आधिकारिक रूप से अपनाया गया है? 93 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1910 में भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक 1910 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1910 में किया गया था, तो 93 का सी होगा। ठीक है, 1910 में किया गया था नया आर्टिकल में। देखिए इसमें क्या और कुछ बताया दिया जाएगा। 2010 में अपनाया गया था। डॉक्टर उदय कुमार आर्किटेक्चर भारतीय करेंसी की डिजाइन पेश किए थे, और रुपये का डिजाइन देवनागरी के आर और लैटिन के कैपिटल लेटर आर का मिश्रित रूप है। भारतीय मुद्रा के लिए मांगे गए डिजाइन में 5 डिजाइन चुनाव के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किए गए थे। ऐतिहासिक तौर पर 1 रुपये में 16 आने होते थे ऐतिहासिक तौर पर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 94 में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और यह भाग 3 के मौलिक अधिकार में पाया जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक पाया जाता है। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 में पाया जाता है। यह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भाग 3 में पाया जाता है दोस्तों। अल्पसंख्यकों के लिए है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि अनुच्छेद 29 को हम देखें, अनुच्छेद 29 को देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 29 में दिया गया है, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा रखने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी बोली का, अपनी संस्कृति का सुरक्षा रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है, अल्पसंख्यक लोगों के सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन में संचालन का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 में। यदि अनुच्छेद 28 को देखें, तो अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था दोस्तों। प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ था? 1952 में। और लोकसभा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछे तो वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा विपक्ष के नेता पूछे तो राम सुभग सिंह थे। लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता है तो लोकसभा की कुल सीटों की 1/10वां हिस्सा के बराबर सीटें होनी चाहिए। मान लिया जाए अभी लोकसभा में सीटों की संख्या 500 है, तो 500 का 1/10वां भाग कम से कम 50 सीटें होनी चाहिए। तो इस प्रकार सत्ता पक्ष पार्टी के लिए पास होना, विपक्ष का नेता प्राप्त होने के लिए कितना, कम से कम 50+ सीटें होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विपक्षी दल के नेता 1977 में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता कब चुने गए थे? वाई चौहान चुने गए थे, 1977 में चुने गए थे पहली बार। ठीक है। मोरारजी देसाई भारत की पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, राम सुभग सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 96 में। कक्षा में सबसे पीछे, सॉरी 96 में दोस्तों, 96 में है जो इसमें दिया गया कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है और परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। कौन सा प्रकथन सही है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये प्रश्न पूछा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है। निकट बिंदु यानी निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, इसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 98 नंबर प्रश्न में। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व क्लोरीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, क्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 99 में। प्रश्न नंबर 99 में है उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? तो टैलेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए टेलनेट करता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 100 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया यदि मटर के पौधे तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो F1 के बीज होंगे जो गोल और पीले होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। F1 के बीज गोल और पीले होंगे। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। घरेलू सधित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारों के बचने के लिए उपाय किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा है फ्यूज का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 102 के तहत शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षिकोप मनुष्य में विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया एवं ऑस्टोपोरोसिस आदि रोग होता है। बच्चों में ऑस्टोमलेशिया और बूढ़ों में ऑस्टोपोरोसिस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल की सहायता से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 103 की ओर चलते हैं हम लोग। 103 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाता है यह प्रश्न पूछा है। 4 इसमें ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं
104 की ओर, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग संबंधित है किससे? दाब की प्रवणता पर संबंधित है वायु का वेग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दाब की प्रवणता पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 की ओर। 105 की ओर चलते हैं। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्ण की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? तो इस एक में है हेनरी मोसले, दो में है मेंडलिफ, तीन में सी में है आइजैक न्यूटन और डी में आर्किमिडीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आर्किमिडीज को देखें तो इन्होंने उत्प्लावन बल की नियम का खोज किया था आर्किमिडीज ने। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया है। किसने? हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया है, हेनरी मोसले ने। मेंडलिफ है जो मेंडलिफ को यदि हम देखें जो क्या है वो आवर्त सारणी का खोज किए थे कौन? मेंडलिफ ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 121 की ओर। 121 में दिया गया है एक पुष्प में लैगिंग जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक पुष्प के लैगिंग जनन की परिघटनाओं का सही क्रम क्या है, ये प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले लैगिंग जनन का सही परिघटना कौन कौन सा होता है? तो इसमें पहले परागन होगा, फिर निषेचन होगा, फिर भ्रूण होगा, फिर नवोद्भिद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। इसमें 122 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो कौन विद्युत का कुचालक है, यह प्रश्न पूछा है। तो प्लास्टिक होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होता है दोस्तों। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु के तार का उपयोग किया जाता है और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 123 की ओर। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होता है। दलदल एवं धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस एल्केन समूह का यौगिक है। एल्केन CnH2n+2 होता है दोस्तों। मीथेन एल्केन समूह का यौगिक है। हीलियम देखें तो हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय धातु है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। और इस प्रकार यदि आपसे आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 124 की ओर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव के अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि इसमें और देखें विटामिन ई को देखें, विटामिन ई जनन क्षमता के लिए बताया जाता है दोस्तों। यदि इसमें देखें हम कौन सा विटामिन घुलनशील है वसा में, या कौन सा विटामिन जल में, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बाकी A, B, C, D, E, के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 125 की ओर। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायता होता है? तो कौन से जंतु का नाम उसके कांटेदार के नाम पर रखा गया है? तो यदि हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इकाइनोडर्मेटा का नाम उसके कांटेदार त्वचा के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 126 में भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर है, लगभग 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 36,000 किलोमीटर नहीं दिया हुआ, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 127 की ओर। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण हवाई जहाज के पंखों के डिजाइनिंग यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। फ्लाई ऐश किसके सिद्धांत पर होता है? तो फ्लाई ऐश है जो थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्मल पावर प्लांट से संबंधित है फ्लाई ऐश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 128 निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कौन नहीं है? हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जहाज एवं पनडुब्बी की डिजाइन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 129 की ओर। इसमें दिया गया है
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो ईईजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसका प्रयोग है जो एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एपिलेप्सी को पहचानने के लिए मस्तिष्क के न्यूरॉन में प्रवाहित आयनिक धाराओं को कारण उत्पन्न वोल्टेज संकेतों को प्रदर्शित करने की विद्युत मस्तिष्क लेखन को इलेक्ट्रो सेफोग्राम कहते हैं, इनसेफोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ईसीजी ये क्या था, ईईजी, ईसीजी क्या है, हृदय की गतिविधियों को मापने के लिए क्या था ईसीजी का प्रयोग, और ईजी का प्रयोग तो एपिलेप्सी को पहचान करने के लिए क्या था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा है। तो परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पर घूमता है, यह किसने कहा है, तो ये कहा है बोहर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, बोहर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 131 की ओर। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है। पौधों को इनमें से नाइट्रोजन है जो मिट्टी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 132 की ओर। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, कौन से कार्बोहाइड्रेट में बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो एरिथ्रोज, फिर जाइलोज और फिर मैनोज। ये क्या है, बढ़ते क्रम में कार्बन है, पहले इसमें फिर इसमें ज्यादा होता है कार्बन की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर में दिया हुआ है, एक दो प्रश्न और है उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। इसमें दिया हुआ सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटना को क्या कहा जाता है। तो विचलन घटना अपवर्तनांक की घटना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटना को अपवर्तनांक की घटना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की चाल में कमी या क्या कहते हैं, एक प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में वृद्धि या कमी होती है, उसे अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 134 की ओर। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा इतना 5 किलो जूल है। तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, यह प्रश्न पूछा है। तो कितना उपलब्ध होगी, 10% के नियम के अनुसार यदि हम देखें, 10% के नियम के अनुसार 5 किलो जूल कह रहा है, तो 5 किलो जूल को 10% आहार नाल में श्रृंखला में जो मान लीजिए कि चौथे पोषक स्तर यह है 1 2 3 4, चौथे पोषक स्तर के पास ऊर्जा की मात्रा 5 केजी है। बाज के पास ऊर्जा की मात्रा 5 केजी है। तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसके पास यदि 5 केजी है जूल, तो 10% के नियम, लिंडेमान के नियम जो कहते हैं 10% का नियम, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यदि आप खाते हैं और आप यदि मुर्गी दाना खाती है और यदि आप मुर्गी को खाते हैं, तो मुर्गी दाना से 10% एनर्जी लिया है और जो एनर्जी मुर्गी के पास है 10%, उसका 10% आप लेंगे। तो इस प्रकार चौथे स्थान पर जो 5 केजी है, तो तीसरे स्थान पर कितना रहा होगा वो ऊर्जा, तो चौथे स्थान पर 50 केजी रहा होगा, किलो जूल रहा होगा ऊर्जा, केजी नहीं किलो जूल रहा होगा ऊर्जा सांप के पास। तब उसका 10% 5 किलो जूल कौन लिया था, बाज लिया था। और मेढक के पास 500 किलो जूल ऊर्जा रहा होगा, जिसके कारण सांप है जो मेढक से 10% 50 केजी लिया होगा। और टिड्डा के पास 5000 केजी ऊर्जा रहा होगा, जिसके कारण टिड्डा 10% किसको दे सका है, मेढक को दे सका है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 135 की ओर। इसमें कहा गया है वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन सा वर्णक मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो मेलानिन वर्णक हमारे आंखों, बालों और त्वचा के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।